हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 60 जो कि मौर्योत्तर काल चालू हो चुका है और उसमें अपन कण्व और शुंग वंश की बात कर चुके हैं। शुंग और कण्व वंश की बात कर चुके हैं। आज बात करना है आंध्र सातवाहन वंश या सिर्फ सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश जो है वो 230 बीसी से 220 एडी तक, 230 ईसा पूर्व से लेके 220 ईस्वी तक रहा है। लगभग 230 साल ये और 220 साल ये, तो 220 30 प्लस 20 450, लगभग 450 साल तक सातवाहनों ने शासन किया है। 230 बीसी से 220 एडी तक। प्रमुख शासक कौन कौन है? तो शिमुख संस्थापक है, कृष्ण शातकर्णी फर्स्ट, हॉल, गातमीपुत्र शातकर्णी, विशिष्टिपुत्र पुलुमावी, शिवश्री शातकर्णी, यज्ञश्री शातकर्णी और पुलुमावी थर्ड। तो ये प्रमुख शासक हैं। इसमें से प्रमुख की बात करेंगे। शिमुख के बारे में अगर सबसे पहले बात करें तो शिमुख जो है वो सातवाहनों का संस्थापक है। यह सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन है? शिमुख। और सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो आंध्र प्रदेश स्थित श्रीकाकुलम या श्रीकुलम थी। प्रारंभिक राजधानी की बात बोल रहा हूं दोस्तों, आगे जाके फिर राजधानी चेंज हो जाती है, लेकिन सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी जो है वो आंध्र प्रदेश स्थित श्रीकाकुलम या श्रीकुलम थी। अब शिमुख के बाद दूसरे नंबर का शासक बात करना है शातकर्णी फर्स्ट। शातकर्णी फर्स्ट तो सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में भी बताया है कि ज्यादातर वास्तविक संस्थापक जो होते हैं वो दूसरे नंबर का शासक ही होता है, क्योंकि पहले नंबर के शासक का जीवन तो युद्ध करते करते और सेटिंग जमाते जमाते खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं शातकर्णी फर्स्ट को। और इसने त्रिसंगठन, नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ सुदूर दक्षिण, चोल, चेर और पांडे। ठीक है, चोल, चेर और पांडे। चेर जो है वो केरल की तरफ और चोल और पांडे जो है वो तमिलनाडु की तरफ। तो त्रिसंगठन चोल, चेर, पांडे को हराने वाला जो कलिंग नरेश था खारवेल, उसको भी इसने हराया था। किसने? शातकर्णी ने। इतना महान था। त्रिसंगठन चोल, चेर, पांडे के त्रिसंगठन को, ट्रायाड को हराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। और खारवेल को किसने हराया था? शातकर्णी ने। इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा गया है। इसकी पत्नी जो थी वो अमीय या अगीय वंश की थी। शातकर्णी फर्स्ट की जो पत्नी थी अमीय या अगीय वंश की थी, जिसका नाम नागारिका या नैनिका था। पत्नी का नाम क्या था? नागारिका या नैनिका। और इसने नानाघाट अभिलेख या नाणे घाट अभिलेख भी कहीं कहीं लिखा है, नाणे घाट अभिलेख, जो नार के पास है पुणे में, महाराष्ट्र में, नाना घाट अभिलेख। ठीक है, तो नाना घाट ये शब्द ही पुणे महाराष्ट्र तरफ का है ना। नाना के संग खेली थी वह, नाना के संग पढ़ती थी, नाना फडणवीस, नाना ये सब वहीं के हैं, पुणे तरफ के। तो इसने नाना घाट अभिलेख लिखवाया था। कौन? पत्नी। किसने? नागरिका ने। किसकी पत्नी है? शातकर्णी फर्स्ट की, जिसमें पहली बार भूमिदान का उल्लेख मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए दोस्तों, भूमिदान का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है? नाना घाट अभिलेख ने। तो नाना ने भूमि बंटवाई। और पहली बार भूमिदान किसको किया गया था? तो बौद्धों को किया गया था। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो बुक है, इरिथ्रा का मतलब होता है लाल। इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं, इनको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। तो इरिथ्रा एक लैटिन वर्ड है, इरिथ्रा का मतलब होता है रेड। तो रेड सी के आसपास की बात है ये। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, लाल सागर टाइप में इसे एल्डर सेरागुनास की उपाधि दी गई है। शातकर्णी फर्स्ट को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में काय की उपाधि दी गई है? एल्डर सेरागुनास। इसे दक्षिणाधिपति या पश्चिमपति भी कहा गया। जब चोल, चेर और पांडे को हराएगा तो निश्चित तौर पे दक्षिणाधिपति होगा, और पश्चिम के क्षेत्रों को भी हराया है तो पश्चिमपति भी कहा गया है। तो ये शातकर्णी के बारे में बातें हो जाती हैं। एक पॉइंट और है दोस्तों, इसके सिक्के पर एक तरफ घोड़ा
सिक्के पर एक तरफ घोड़ा तथा दूसरी तरफ अप्रतिहत चक्र का एक चालक। यह लिखा हुआ है, इसका मतलब अप्रतिहत चक्र का एक चालक लिखा हुआ है। एक तरफ घोड़ा बना है और एक तरफ यह लिखा हुआ है अप्रतिहत चक्र का एक चालक। और घोड़े से अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो यह बात हो गई है शातकर्णी के बारे में। अब शातकर्णी के बाद बात करते हैं हाल की। तो हाल सातवाहन शासक हैं हाल। इसका सेनापति विजयानंद ने श्रीलंका की विजय की थी और नीचे जाके, चोल चेर पांडे तो इसने ही जीता था, शातकर्णी ने, इसने और नीचे जाके जीता। श्रीलंका विजय की सेनापति विजयानंद ने। तो विजयानंद किसका सेनापति है? हाल का। फिर श्रीलंका जीतने के बाद श्रीलंका की राजकुमारी मलयवती या लीलावती से हाल का विवाह हो जाता है। हाल विवाह कर लेता है मलयवती या लीलावती से। अब परेशानी क्या है? परेशानी है एक दूजे के लिए पिक्चर। एक दूजे के लिए पिक्चर में कमल हसन जो है वो मलयालम साउथ की लैंग्वेज जानता है और वो उसकी हीरोइन जो होती है, कौन होती है? रति अग्निहोत्री, वो हिंदी जानती है। तो दोनों के बीच कम्युनिकेशन बैरियर होता है। यहां भी कम्युनिकेशन बैरियर होता है ना। मलयवती या लीलावती जो राजकुमारी होती है ये संस्कृत जानती हैं, जबकि हाल जो है वो प्राकृत जानता है। हाल जो राजा है, सातवाहन राजा है, वो प्राकृत जानता है और मलयवती संस्कृत जानती है। अब बात कैसे हो? तो अब बात प्रेम की है दोस्तों। तो संस्कृत सीखने हेतु हाल ने एक विद्वान रखा। ठीक है, हम संस्कृत सीखेंगे क्योंकि हमें अपनी रानी से बात करनी है। तो संस्कृत सीखने हेतु हाल ने एक विद्वान रखा, सरवर्मन। एक सर रखा, उस सर का नाम क्या है? सरवर्मन। और सरवर्मन भी बड़े वाले हैं। उन्होंने हाल को संस्कृत सिखाने के लिए एक नोट्स बना डाले। नोट्स क्या, किताब लिख डाली। तो सरवर्मन ने हाल को संस्कृत सिखाने के लिए एक रचना की, कातंत्र। कौन सी रचना की सरवर्मन ने? कातंत्र। हाल को संस्कृत सिखाने के लिए कातंत्र की रचना कर डाली। आगे चलकर हाल ने प्राकृत भाषा में स्वयं एक किताब लिखी जिसको बोला गया है गाथा सप्तशती, और यह पैशाची शैली में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलकर हाल ने ही स्वयं किताब लिखी है गाथा सप्तशती, इंपॉर्टेंट है। फिर हाल का एक दरबारी विद्वान था गुणाढ्य, बहुत फेमस है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। हाल का दरबारी विद्वान गुणाढ्य जो है, उन्होंने एक किताब लिखी है वृहत कथा, वो प्राकृत भाषा में लिखी है। हाल और हाल के सारे लोग कौन सी भाषा जानते थे? प्राकृत। तो वो लोग प्राकृत में ही लिखेंगे। अपनी राजकुमारी से, अपनी पत्नी से बात करने के लिए तो उसने संस्कृत सीखी थी सरवर्मन साहब से। सरवर्मन साहब ने इसके लिए कातंत्र लिख दी थी। ठीक है, तो गुणाढ्य ने किताब लिखी बृहत कथा। अब ये सारी हाल की चीजों को मैंने एक कोड में पिरोने की कोशिश की है। देखिए अगर आपको समझ में आता है तो 7 गुना वृहत हॉल, ये हॉल है इतना बड़ा जहां पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये हॉल है। तो 7 गुना वृहत, वृहत मतलब बड़ा, तो 7 गुना वृहत हॉल की गाथा सर तंत्र से सुनो, सर के तंत्र से सुनो। 7 गुना वृहत हाल की गाथा सर तंत्र से सुनो। कोडिंग का डिकोडिंग कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। इसके पहले कि मैं बोर्ड पे कुछ लिखूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए दोस्तों, है ना। आपको लगता है कि जरा भी मेहनत कर रहे हैं तो इसको आगे बढ़ाइए, अदरवाइज, है ना। ठीक है, तो 7 गुना वृहद हॉल की गाथा किससे सुनना है? सर तंत्र से, सर के तंत्र से सुनना है। देख लीजिए, 7 मतलब सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में गुणाढ्य ने लिखी है वृहद कथा, हाल ने लिखी है गाथा सप्तशती और सरवर्मन ने लिखी है कातंत्र। याद हो जाएगा दोस्तों। सातवाहन वंश में गुणाढ्य ने लिखी है क्या? वृहद कथा। हाल ने क्या लिखी है? गाथा सप्तशती। और सरवर्मन ने क्या लिखी है? कातंत्र। तो 7 गुना वृहद हाल की गाथा सरतंत्र से, 7 गुना वृहद हाल की गाथा सरतंत्र से। ठीक है, अब हाल के बाद बात करते हैं दोस्तों गौतमी पुत्र शातकर्णी की। नेक्स्ट है गौतमी पुत्र शातकर्णी, इंपॉर्टेंट है। मां का नाम साथ में लगा होता था सातवाहन वंश में, मात्र सत्तात्मक था समाज। इसके बारे में जानकारी जो है, गौतमी पुत्र शातकर्णी के बारे में जानकारी नासिक अभिलेख से मिलती है। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? नासिक अभिलेख से। ठीक है, तो गौतम जो है वो नासिक, गौतम नासिक से रिलेटेड ध्यान रखिएगा।
नासिक अभिलेख से मिलती है। और गौतमी पुत्र शातकर्णी ने उपाधियां कौन कौन सी ली थी? अद्भुत ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण, वेदों का आश्रयदाता, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, द्विजावर कुल संवर्धक। द्विजावर कुल संवर्धक, ठीक है। द्विजावर कुल संवर्धक का मतलब क्या है दोस्तों? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को मिलाकर, शूद्र नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते थे? द्विज। वैसे आजकल द्विज शब्द का जो पर्यायवाची है वो ब्राह्मण ही होता है सिर्फ, लेकिन उस समय द्विज का मतलब क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को मिलाकर द्विज कहते थे। अर्थात इन्हें तीनों को जनेऊ धारण करने का अधिकार था। तो इन्हीं तीनों के कुल का संवर्धन करने के लिए जो बंदा था वो था गौतमी पुत्र शातकर्णी। इन्हीं के कुल का संवर्धन करने वाला क्या कहला गया दोस्तों? द्विजावर कुल संवर्धक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट ये। खुद को वेणकटक स्वामी भी कहता था। एक उपाधि ये भी है, वेणकटक स्वामी, क्योंकि नासिक के पास इसने एक शहर बसाया था वेणकटक, तो उसको वेणकटक स्वामी भी कहता था अपने आप को। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, अभी अभी मैंने बताया था इरीथ्रा का मतलब क्या होता है? रेड, लाल। तो पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में इसे पोरजनानी सेरस कहा गया है। किसको? गौतमी पुत्र शातकर्णी को। तो पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में इसे क्या कहा गया है? पोरजनानी सेरस, पोरजनानी सेरस, पोरजनानी सेरस कहा गया है। और खुद को राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन का अवतार भी कहता था ये। राज, महाराज, स्वामी, वर, वरुण, चारु, विक्रम आदि उपाधियां भी हैं। तो उपाधियों से बिल्कुल भरपूर है ये, उपाधियों से एकदम सिर तक लदा हुआ है ये बंदा, गौतमी पुत्र शातकर्णी। किस अभिलेख से पता चलता है? नासिक अभिलेख से, ठीक है। इसी में और आगे बात करते हैं गौतमी पुत्र शातकर्णी में। दोस्तों आगे गौतमी पुत्र शातकर्णी की और विशेषताएं देखते हैं। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी जो है, इसने शक शासक नहपान को हराया था। मैंने आपको हिंदीवन हिशपकू बता दिया है। हिंदीवन शक पहलव और हिशपकू, पहलव और कुषाण, इनके आक्रमण मैंने आपको बता दिए हैं, विदेशियों के आक्रमण। तो इसने शक शासक नहपान को हराया था। नहपान किस वंश का था? तो एक कोड बताया था मैंने, नाचभून, नाचभून, ठीक है। तो नासिक के जो शक थे, नासिक के शक जो थे वो चस्टन वंश के थे, और भूमक और नहपान उसके प्रमुख राजा थे, नासिक के शकों के। तो नासिक के शक शासक जो है नहपान को हराया था गौतमी पुत्र शातकर्णी ने, है ना। तो गौतम जो है वो नहा धो के पान खाने गया, ऐसे कुछ याद कर सकते हैं। गौतमी पुत्र ने नहपान को हराया था, तो गौतम जो है नहा धो के पान खाने गया, नहपान नहा धो के पान खाने गया। जोगलथंबी के सिक्के पढ़ चुके हैं कि जोगलथंबी के सिक्के, नहपान के सिक्के जोगलथंबी में मिले हैं, नासिक के पास है जोगलथंबी। और इन जोगलथंबी के सिक्कों पर जो गौतमी पुत्र शातकर्णी ने एक तरफ तो नहपान रहने दिया और दूसरी तरफ अपना भी अंकन कराया है। तो इससे यह समझ में आता है कि गौतमी पुत्र शातकर्णी ने नहपान को हराया था, है ना। तो दोनों चीजें हो सकती हैं कि नहपान के सिक्के भी जोगलथंबी से मिले हैं, या जोगलथंबी से प्राप्त सिक्के जो हैं वो सातवाहन के भी हैं, और सातवाहन में भी किसके हैं? गौतमी पुत्र शातकर्णी के। नहपान को हराने के उपलक्ष्य में इसने गौतमी पुत्र शातकर्णी ने नासिक के बौद्ध संघ को अजकालिकीय नामक एक गांव दान में दिया था। अजकालिकीय नामक एक गांव दान में दिया था, ठीक है। अब गौतमी पुत्र शातकर्णी के बाद बात करते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, या इसी को बोलते हैं पुलोमा, ठीक है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, या इसी को शॉर्ट में बोलते हैं पुलोमा, ठीक है। वशिष्ठी के पुत्र थे ये। इसने आंध्र का क्षेत्र भी जीता, है ना। बेसिकली जो ये सातवाहन है महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, ठीक है। इसने और पूरब की तरफ, पूरब और दक्षिण की तरफ जाके, दक्षिण पूर्व की तरफ जाके आंध्र का क्षेत्र जीता। इससे पहले तक सातवाहन महाराष्ट्र नासिक तक ही सीमित थे। इसके पहले तक सातवाहन महाराष्ट्र के नासिक तक ही सीमित थे। इसलिए इसे आंध्र भोज, आंध्र राज या आंध्र सम्राट की उपाधियां मिली हैं। किसको? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को आंध्र भोज, आंध्र राज और आंध्र सम्राट की उपाधियां मिली हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देंगे, ठीक है। और इसने पैठन या प्रतिष्ठानपुर को राजधानी बनाया, यह भयंकर इंपॉर्टेंट है। शुरुआती राजधानी जो थी सातवाहनों की वो थी श्रीकाकुलम,
लेकिन बाद में राजधानी चेंज होके कहां आ गई, पैठन या प्रतिष्ठानपुर। ठीक है, तो पैठन या प्रतिष्ठानपुर को इसने राजधानी बनाया, किसने, वशिष्ठीपुत्र ने। कैसे याद रखेंगे, पैठन, ठा का ठा से मिलन, वशिष्ठीपुत्र, वशिष्ठीपुत्र में भी ठा है और पैठन में भी ठा है। तो पैठन या प्रतिष्ठानपुर को राजधानी किसने बनाया, तो वशिष्ठी, ठा से ठा का सिंक्रोनाइजेशन कर लीजिएगा। तो इसने पैठन को राजधानी बनाया और शक शासक रुद्रदामन ने इसे 2 बार हराया था। किसे, वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी। तो वशिष्ठ ऋषि को रुद्र आ जाता था, क्रोध आ जाता था, तो वशिष्ठ ऋषि को किसने हराया है, रुद्रदामन ने हराया। दोनों बार छोड़ा है इसने, क्योंकि इसका जो बड़ा भाई था, इसका जो छोटा भाई था वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी का छोटा भाई जो था, बाद में आने वाला है शिवश्री सातकर्णी, ये रुद्रदामन का दामाद था। ठीक है, तो शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार हराया, ये सब पहले अपन पढ़ चुके हैं। रुद्रदामन के लिए कोड क्या पड़ा था, माकारू। मालवा के जो शक थे, मालवा के शक जो है वो कार्दमक वंश के थे, और सबसे प्रमुख शासक कौन था, रू मतलब रुद्रदामन। माकारू, मालवा के शक कार्दमक वंश के थे और रुद्रदामन उसका फेमस शासक था। तो ये पहले पढ़ चुके हैं अपन शकों में। वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी के सिक्कों पर नाव तथा 2 पतवारें बनी हैं, एक नाव और 2 पतवारें। अगर मैं वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी को ऐसे लिखता हूं, वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी, है ना, वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी, वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी, तो ये नाव दिख रही है और ये 2 पतवारें दिख रही हैं। पतवार मतलब जो नाव को खेते हैं अपन, जिससे नाव को अपन खेते हैं, नाव को आगे बढ़ाते हैं, वो पतवारें होती हैं। तो ये 2 पतवारें जैसी दिख रही हैं दोस्तों, और ये नाव के जैसी दिख रही है, तो वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी, है ना। तो इसके सिक्कों पर नाव तथा 2 पतवारें बनी हैं। याद रखने का तरीका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो अच्छे से पढ़िए, आप सफल होइए और बढ़िया से अपने सपनों को पूरा कीजिए। नाव तथा 2 पतवारें मिली हैं, और अमरावती स्तूप भी किसने बनवाया है, वशिष्ठीपुत्र ने। वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी ने अमरावती स्तूप भी बनवाया है। ठीक है, तो आंध्र का क्षेत्र जीता, है ना, नासिक तक थे, नासिक के बाद ये फिर आंध्र भोज, आंध्र राज या आंध्र सम्राट मिला, पैठनपुर प्रतिष्ठानपुर को राजधानी बनाया। रुद्रदामन ने इसको हराया, वशिष्ठ जो वशिष्ठ ऋषि हैं वो रुद्र हो जाते थे, 2 बार हराया, और इसके सिक्कों पर नाव तथा 2 पतवारें बनी हैं और अमरावती स्तूप भी इन्होंने बनवाया है। नेक्स्ट है शिवश्री सातकर्णी। इसका वैवाहिक संबंध रुद्रदामन की बेटी के साथ था। तो ये शिवश्री सातकर्णी जो है वशिष्ठीपुत्र का छोटा भाई था। ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, इसके सिक्कों पर नाव तथा जलयान का अंकन है। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर नाव तथा जलयान का अंकन है, शायद यह समुद्री यात्रा या समुद्री व्यापार पर बल देता था। ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी। फिर लास्ट शासक हैं सातवाहनों का पुलुमावी थर्ड, पुलुमावी थर्ड अंतिम सातवाहन शासक था ये। इसके बाद सातवाहन साम्राज्य कई क्षेत्रीय शक्तियों में बट जाता है। सातवाहन साम्राज्य टूट के कई क्षेत्रीय शक्तियों में बट जाता है, जैसे पश्चिमी महाराष्ट्र की तरफ अभीर, यह है पश्चिमी महाराष्ट्र की तरफ अभीर। ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र की तरफ अभीर, नागपुर, ये नागपुर लाल वाला बनाया, नागपुर की तरफ वाकाटक, इसके बाद वाकाटक ही पढ़ने हैं अपने को, यही सारे राजवंश धीरे धीरे पढ़ने हैं, वाकाटक। आंध्र प्रदेश की तरफ इक्ष्वाकु, तमिलनाडु की तरफ पल्लव, कर्नाटक में कदम्ब, कदम्ब के बाद चुदू सातकर्णी और फिर कुंतल। तो कर्नाटक की तरफ ये कदम्ब, और ऊपरी क्षेत्र में, इनके ऊपरी क्षेत्र में यानी उत्तर भारत में कौन आ चुका था, गुप्त साम्राज्य का उदय हो चुका था, गुप्त वंश का उदय हो चुका था, है ना। तो गुप्तों ने अपना केंद्र किसे बनाया था, कन्नौज को बनाया था फिर, है ना, मगध को छोड़ के कन्नौज राजनीतिक केंद्र हो गया था। क्लियर है बात। तो सातवाहन टूटे जब, तो कई छोटे छोटे गुंडे, छोटे छोटे कुकुरमुत्ते उग आए, और उन कुकुरमुत्तों में पश्चिमी महाराष्ट्र में अभीर, नागपुर में वाकाटक, आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु, तमिलनाडु में पल्लव, कर्नाटक में कदम्ब और कुंतल, और ऊपरी क्षेत्र में पूरा ये ब्लैक से मैंने जो बनाया है गुप्तास। क्लियर। अब सातवाहनों की कुछ अन्य विशेषताएं हैं जो कवर नहीं कर पाए हैं। सातवाहनों में आप हर नाम के पहले मां का नाम, वशिष्ठी पुत्र, गौतमी पुत्र देख रहे हैं, तो मातृ प्रधान समाज था। सातवाहनों की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है, इसकी पहले मैंने कोडिंग बनाई है। अंधी माता आई तब मोर विष पी रहे थे और गुप्त वायु चल रही थी। तो अंधी माता,
आंध्र सातवाहन वंश माता मतलब मत्स्य पुराण। तो आंध्र सातवाहनों की जानकारी किससे मिलती है? मत्स्य पुराण से। अंधी माता आई तब मोर विष पी रहे थे और गुप्त वायु चल रही थी। वायु पुराण किसका है? गुप्तास के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। और मोर विष पी रहे थे, विष्णु पुराण किसका है? मौर्यों की जानकारी देता है। सातवाहनों के प्रतीक चैत्यास हैं। चैत्यास एक विशेष प्रकार के मंदिर हैं, मठ हैं। तो सातवाहनों के प्रतीक चैत्यास हैं या चैत्य हैं। और सातवाहनों को दक्षिण भारत में साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय जाता है। सातवाहनों को दक्षिण भारत में साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय जाता है। और इसके पहले अपन इंपॉर्टेंट जानकारी देख चुके हैं कि भूमिदान का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है? सातवाहनों के नानावाटी अभिलेख में मिलता है। नागरिका ने लिखाया था, अमीय वंश की थी जो, ठीक है। तो ये सब अपन पढ़ चुके हैं इसी लेक्चर में पहले की तरफ। तो दोस्तों लेक्चर अच्छे से पढ़ते जाइए। अब अपन छोटे छोटे राजवंशों की तरफ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो शुरू होगा वो वाकाटक वंश का शुरू होगा, और फिर वातापी के चालुक्य है ना, बेंगी के चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य और गुजरात के सोलंकी चालुक्य, 4 प्रकार के चालुक्य पढ़ेंगे। चालुक्यास के बाद फिर अपन पढ़ने वाले हैं राष्ट्रकूट, पढ़ने वाले हैं चोलास, पढ़ने वाले हैं चेर, चोल, पांड्य, पल्लव, ये सारे पढ़ने वाले हैं। छोटे छोटे राजवंश हैं, चौहान है, गहरवाल है, यशोवर्धन वंश है ना, फिर बुंदेलखंड का है, जयजाग भुक्ति वगैरह है सारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें छोटे छोटे उसमें कवर करेंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज बचती है, गुप्त साम्राज्य, तो वो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो लेक्चर कैसे लग रहे हैं कमेंट दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद।